15 दिसंबर 2015 की रात गोवा के कैंडोलिम बीच पर मौजूद किंगफिशर विला में एक लग्जरी पार्टी हो रही थी। एक तरफ इंटरनेशनल पॉप सिंगर एनरिक इग्लेसियस मजमा बांध रहे थे, तो दूसरी तरफ सोनू निगम गाना गा रहे थे कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। मौका था अपनी ग्लैमरस लाइफ स्टाइल के लिए फेमस बिलियनियर विजय माल्या के 60वें जन्मदिन का। किंगफिशर बियर से लेकर किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या की इस बर्थडे पार्टी में $2 मिलियन यानी 14 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च कर दिए जाते हैं। एक तरफ विजय माल्या देश और विदेश में अरबों की प्राइवेट संपत्ति खरीद रहे थे, प्राइवेट जेट और यॉट खरीद रहे थे, अरबों रुपए में खेल की टीमें खरीद रहे थे, तो दूसरी तरफ विजय माल्या ने अपने कर्मचारियों को महीनों का वेतन नहीं दिया, बैंकों से लिए कर्ज की EMI नहीं भरी। गोवा में हो रही इस पार्टी को 3 महीने भी नहीं बीतते कि विजय माल्या भारत से ब्रिटेन भाग जाते हैं, वह भी बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाए बिना ही। आखिर कैसे फोर्ब्स की बिलियनियर लिस्ट में आने वाले विजय माल्या बैंक करप्ट हो जाते हैं? कैसे मई 2005 में शुरू हुई किंगफिशर एयरलाइंस 2012 आते आते फाइनेंशियली क्रैश कर जाती है? क्या है विजय माल्या केस की पूरी सच्चाई? जानेंगे आज के इस एपिसोड में। विजय माल्या जी भाग गए हैं। विजय माल्या has fled India. माल्या को विदेश जाने से रोकने की जिम्मेदारी थी। सरकारी बैंक विजय माल्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। माल्या द्वारा किए जा रहे धन संपत्ति के इस नग्न प्रदर्शन की वजह से जन भावनाएं उनके खिलाफ हो जाती हैं। RBI के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन ने भी माल्या के खिलाफ बयान दिया। माल्या समझ गए कि लेट अबेर अब उन पर कानूनी कार्रवाई होने वाली है। विजय माल्या को पहले ही एक थर्ड पर्सन से टिप मिल चुकी थी कि उन्हें कभी भी जेल में डाला जा सकता है। इस वक्त विजय माल्या राज्यसभा सांसद भी थे, इस कारण माल्या के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी था। 2 मार्च 2016 के दिन माल्या ने बिना देरी किए उसी दिन फ्लाइट बुक की और जेट एयरवेज की लंदन जाने वाली फ्लाइट पकड़ ली। माल्या के साथ ही उनकी गर्लफ्रेंड पिंकी लालवानी भी थी। साथ में 7 बैग थे। साफ है कि माल्या किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं जा रहे थे, बल्कि लंबा निकलने वाले थे। लेकिन सवाल यह है कि CBI ने माल्या के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ था, तो माल्या देश से बाहर भागने में कामयाब कैसे हुए? आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हो ही नहीं सकता। फिर माल्या के साथ ऐसा क्या हुआ कि माल्या एयरपोर्ट अथॉरिटीज को चकमा देकर ब्रिटेन भागने में कामयाब रहे? इसका जवाब आपको आगे इसी वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर विजय माल्या के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी किंगफिशर एयरलाइंस कंपनी का दिवाला निकल गया? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। विजय माल्या के पिता विट्ठल माल्या भी एक बड़े उद्योगपति थे और भारत में शराब और बियर की दुनिया में एक बड़े ग्रुप यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के चेयरमैन थे, जिसमें कई बड़ी कंपनियां आती थी। साल 1983 में विट्ठल माल्या की मौत के बाद विजय माल्या UB ग्रुप के चेयरमैन बन जाते हैं। इस वक्त विजय माल्या की उम्र मात्र 28 वर्ष थी। विजय माल्या के नेतृत्व में छोटी मोटी असफलताओं को छोड़ दें तो माल्या ने UBL ग्रुप को काफी आगे बढ़ाया, कॉर्पोरेट कल्चर को लागू किया, अच्छी और ट्रस्टवर्दी टीम्स को बनाया। माल्या की लीडरशिप में UB ग्रुप की यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड शराब उद्योग की दुनिया की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की कंपनी बन जाती है। UB ग्रुप की किंगफिशर बियर भारत में सबसे अधिक बिकने वाली बियर है। किंगफिशर बियर का मार्केट शेयर 50% से अधिक है। मतलब एक तरफ दुनिया भर की दूसरी बियर्स और एक तरफ किंगफिशर बियर। माल्या का काम करने का तरीका थोड़ा मॉडर्न था, क्विक डिसीजन लेना, थिंक टैंक बनाना। और जब आगे माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस शुरू की तो माल्या के जहाजों में क्रू मेंबर कौन रहेंगे, एयर होस्टेज कौन बनेंगी, उनका इंटरव्यू कोई और नहीं बल्कि खुद विजय माल्या करते थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर कैसे विजय माल्या ने UB ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बर्गर पेंट कंपनी को खरीद लिया, मैंगलोर केमिकल्स जैसी बड़ी कंपनियां खरीद ली, द एशियन एज अखबार एक्वायर कर लिया। माल्या के नेतृत्व में UB ग्रुप में 60 करीब कंपनियां बन चुकी थी। एक तरफ माल्या ने UB ग्रुप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया और कुछ ही सालों में UB ग्रुप की एनुअल सेल $4 बिलियन से $12 बिलियन पहुंचा दी। किसी भी बिजनेस के आगे बढ़ने के लिए उसका सही मैनेजमेंट जरूरी है। उस वक्त तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप एक छोटे से बिजनेस को भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं। सारा बिजनेस डिजिटली मेंटेन कर सकते हैं। यही ओडू आपकी मदद करता है।
ओडू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एक साथ वेबसाइट बना सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, डिजिटल साइन कर सकते हैं, सेकंड्स में इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, किसका पेमेंट आया और किसका पेमेंट रह गया ये सब मेंटेन कर सकते हैं। बिजनेस बड़ा हो या छोटा, एक बिजनेस को रन करने के लिए ओडू आपकी मदद करेगा, जैसे वेबसाइट मैनेजमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस, इन्वेंट्री, मैन्युफैक्चरिंग, एचआर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, सर्विस मैनेजमेंट, इवन प्रोडक्टिविटी रिलेटेड बिजनेस के सारे काम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अभी तक समस्या ये थी कि इन सब के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ती थी और ये सब बहुत महंगा और बहुत हेक्टिक पड़ता था, पर अब ये सब ओडू पर एक ही जगह पर मिल जाता है। मतलब ओडू पे सारे एप्स फुल्ली इंटरकनेक्टेड हैं, ऐसा दूसरा कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। ओडू पर अभी ऑफर चल रहा है कि आप इनका पहला ऐप हमेशा के लिए बिल्कुल फ्री यूज कर सकते हैं फॉर अनलिमिटेड यूजर्स, वो भी लाइफ टाइम अनलिमिटेड होस्टिंग और कस्टमर सपोर्ट के साथ। उसके बाद अगर आपको ओडू सच में आपके काम का लगे तब आप सब्सक्रिप्शन लेकर ओडू की बाकी ऐप्स ले सकते हैं, यानी मात्र 580 रुपए में सारे ऐप्स आ जाएंगे। मैं खुद अपने YouTube चैनल की टीम, इनवॉइसेज और बिल्स मैनेज करने के लिए ओडू को यूज करने लगा हूं। ओडू की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो एक बार जरूर चेक करके देखना। अब आगे की कहानी। साल 2005 आते आते विजय माल्या फोर्ब्स की टॉप 40 इंडियन बिलियनियर्स की लिस्ट में 28वें नंबर पर जगह बनाने में कामयाब हुए। साल 2005 में माल्या की संपत्ति $950 मिलियन पहुंच जाती है। इस वक्त तक माल्या अपने बिजनेस को डाइवर्स करने का प्लान करने लगते हैं। दरअसल माल्या ब्रिटिश उद्योगपति रिचर्ड ब्रैंसन से प्रभावित थे, जिन्होंने अपने बिजनेस में विविधता लाने के लिए एयरलाइंस की प्लानिंग शुरू की थी। अब माल्या भी अपनी खुद की एयरलाइंस कंपनी शुरू करने की सोचने लगते हैं। इस तरह साल 2003 में माल्या ने अपनी मेन कंपनी यानी यूनाइटेड ब्रूअरीज की एक सहायक कंपनी के रूप में किंगफिशर एयरलाइंस को रजिस्टर करवा लिया। अगले 2 सालों में माल्या ने एयरबस कंपनी से विमान खरीदे, एयर होस्टेस से लेकर पायलट सब रिक्रूट किए। इस तरह 9 मई 2005 के दिन विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत कर दी। पहली फ्लाइट मुंबई से बेंगलोर के लिए लॉन्च की गई। पहली फ्लाइट में जाने वाले लोगों की केयर करने के लिए खुद माल्या भी ऑन बोर्ड मौजूद थे। विजय माल्या पर लिखी किताब किंगफिशर द राइज एंड फॉल ऑफ विजय माल्या में पत्रकार किंगसुक नाग लिखते हैं कि माल्या ने अपनी कोर टीम से कहा कि जाओ एक ग्रेट एयरलाइन ब्रांड बनाओ और पैसों और संसाधनों की कोई कमी नहीं रहेगी। जिस तरह की लाइफ माल्या खुद जीते थे, माल्या किंगफिशर एयरलाइंस को भी उसी तरह की ब्रांड बनाना चाहते थे, मतलब फुल लग्जरी। बहुत से यात्री किंगफिशर एयरलाइंस को केवल इसलिए बुक करते थे क्योंकि उन्होंने सुना होता था कि किंगफिशर एयरलाइंस की एयर होस्टेज यानी मॉडल्स जैसी दिखती हैं। भारत के अंदर चलने वाली डोमेस्टिक फ्लाइट्स में शराब अलाउ नहीं होती थी, लेकिन किंगफिशर ने अपने पैसेंजर्स के लिए एयरपोर्ट्स लॉन्च पर शराब ऑफर करना शुरू कर दिया। किंगफिशर एयरलाइंस के स्टाफ के कपड़े टॉप के डिजाइनर्स प्रसाद विदप्पा और मनोविराज खुसला के द्वारा डिजाइन किए गए। कुल मिलाकर माल्या की एयरलाइन में इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, हर सीट पर स्क्रीन, स्वादिष्ट खाना, बेहतरीन इंटीरियर, प्रीमियम वाइन्स और किसी भी यात्री को एक लग्जरियस एक्सपीरियंस देने के लिए सब कुछ था और रेट भी बाकी के जो फ्लाइट्स थी उनके बराबर या कम ही था। वहीं सुविधाएं बाकियों से बहुत ज्यादा। फ्लाइट टेक ऑफ होने पर माल्या की वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिखाई जाती थी जिसमें माल्या अपने यात्रियों का स्वागत और धन्यवाद करते। Of style in travel. This Airbus aircraft is equipped with several unique features, which I hope you will enjoy. माल्या ने अपने स्टाफ से पब्लिकली अनाउंस किया कि वे अपने यात्रियों को ऐसे डील करें जैसे वे माल्या के गेस्ट हैं, वे माल्या के घर आए हों। लेकिन लग्जरियस एक्सपीरियंस देने के चक्कर में माल्या कई बड़ी गलतियां कर रहे थे और यही गलतियां आगे चलकर माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस के डूबने का बड़ा कारण बनती हैं। इनके बारे में आगे डिस्कस किया गया है। एयरलाइंस फील्ड में माल्या की एंट्री ने जेट एयरवेज को चैलेंज करना शुरू कर दिया। माल्या के मन में था कि वे जल्द से जल्द देश में एयरलाइंस के सबसे बड़े प्लेयर बने। किंगफिशर एयरलाइंस को अभी इंडिया के भीतर ही यानी डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलाने की अनुमति थी, लेकिन माल्या चाहते थे कि वे बंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता था, वहां से अमेरिका की ओरिजिनल सिलिकॉन वैली के लिए सीधे फ्लाइट शुरू करें। इसके अलावा माल्या को बंगलुरु से लंदन की फ्लाइट्स भी शुरू करनी थी, मगर समस्या यह थी कि सरकारी नियमों के अनुसार इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलाने का लाइसेंस लेने के लिए कंपनी को कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य था। लेकिन माल्या वो बिजनेसमैन नहीं थे जिसे इंतजार पसंद हो, इसलिए माल्या ने ऐसी कंपनी को ही खरीदने का प्लान बना लिया जो पहले से ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स चला रही हो या जो कुछ साल पुरानी हो। अगर ऐसी कंपनी को माल्या
खरीद लेते हैं तो माल्या को 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए माल्या की नजर सबसे पहले पड़ती है सुब्रता रॉय की सहारा एयरलाइंस पर। लेकिन जेट एयरवेज के नरेश गोयल ने माल्या से पहले ही सहारा एयरलाइंस खरीद ली और इसे जेट लाइट में बदल दिया, मतलब जेट एयरलाइंस की सस्ती टिकट वाली फ्लाइट्स में। अब माल्या की नजर पड़ती है एयर डेक्कन पर। एयर डेक्कन की शुरुआत साल 2003 में हुई थी, जिसे कैप्टन GR गोपीनाथ ने शुरू किया था। जहां जेट एयरवेज और किंगफिशर एयरलाइंस महंगी फ्लाइट्स थी, वहीं एयर डेक्कन लो कॉस्ट कैरियर थी जो भारत के बड़े शहरों को छोटे शहरों से जोड़ने पर केंद्रित थी। डेक्कन एयर की वजह से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए भी फ्लाइट्स लेना थोड़ा इजी था, थोड़ा अफोर्डेबल था। इस कारण एयर डेक्कन का पैसेंजर बेस बड़ा था। लेकिन समस्या यह थी कि भले ही पैसेंजर्स की संख्या बड़ी थी, लेकिन गोपीनाथ एयर डेक्कन को प्रॉफिटेबल नहीं बना पाए, यानी सस्ती टिकट्स के कारण रेवेन्यू जनरेट करना मुश्किल था, लाभ लेना मुश्किल था। इस कारण 1 अप्रैल 2005 और 30 जून 2006 के बीच 15 महीने की अवधि में ही एयर डेक्कन को 340 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कैप्टन गोपीनाथ को जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो वे माल्या के प्रस्ताव पर मान गए। सितंबर 2008 आते आते किंगफिशर ने इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू कर दी। माल्या ने प्रॉमिस किया कि लंबी दूरी की विदेशी हवाई यात्रा को वे एकदम कंफर्टेबल बना देंगे। फर्स्ट क्लास में 18 डिग्री पर झुके फ्लैट बेड लगा दिए गए। हवाई जहाज में एक शेफ भी रखा गया। 5 वक्त के खाने की व्यवस्था की गई। यात्रा के दौरान मैरिनो वुल के कंबल से लेकर सेल्वाटोर के ट्रैवल टॉयलेटरी बैग भी और पजामे भी दिए जाते। शुरुआत में माल्या ने एयर डेक्कन की जो खूबी थी, यानी लो कॉस्ट कैरियर वाली सस्ती टिकटों वाली जो प्रथा थी, उसे जारी रखा। हालांकि एयर डेक्कन का कलर बदलकर किंगफिशर का रेड कलर कर दिया गया। कुछ दिन बाद डेक्कन एयर वाली सर्विसेज को किंगफिशर रेड का नाम दे दिया गया, मतलब किंगफिशर की सस्ती फ्लाइट्स सेक्शन को किंगफिशर रेड करके अलग कर दिया गया। डेक्कन एयर और किंगफिशर के मर्जर के बाद हवाई यात्रा का बड़ा मार्केट विजय माल्या के अंडर आ गया, जो उनका सपना था। लेकिन माल्या सस्ते काम करने वाले लोगों में से नहीं थे। उनका मन लो कॉस्ट सर्विस में नहीं लगता। जहां एक तरफ कॉस्ट कटिंग करके एक बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की जाती है, वहीं माल्या थे कि जहां 2 रुपए खर्च करने चाहिए थे, वहां 4 रुपए खर्च करने की कोशिश करते थे। इससे कंपनी का खर्चा तो बढ़ जाता है, लेकिन कंपनी इतना पैसा टिकटों के माध्यम से निकाल नहीं पाती थी। किंगफिशर द राइज एंड फॉल ऑफ द विजय माल्या किताब में पत्रकार किंग सुखनाग लिखते हैं कि एक किंगफिशर एम्प्लॉय ने उन्हें बताया कि वहां कोई कॉस्ट कंट्रोल नहीं था। बहुत सारा सामान वेस्टेज जा रहा था, उठाईगिरी हो रही थी। अगर आप मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में जाएंगे तो आपको किंगफिशर की मार्किंग वाले चाकू, कांटे और चम्मच बिकते हुए मिल जाएंगे। बहुत सारा खाना वेस्टेज होता और खाने पीने की अनयूज्ड बोतलें अगली फ्लाइट्स में यूज करने के बजाय ऐसे ही फेंक दी जाती थी। बंगलुरु बेस्ड एक सीए यानी सी शंकर किंगफिशर एयरलाइंस के अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं कि आपकी शादी वाले दिन ससुराल के लोग आपको इतना अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे जितना आपको किंगफिशर एयरलाइंस में किया जाएगा। अच्छी प्रीमियम सर्विस देने के लिए एक अच्छा बिजनेसमैन खुद आपसे अच्छे पैसे भी चार्ज करेगा, लेकिन किंगफिशर के मामले में ऐसा नहीं था। किंगफिशर एयरलाइंस का किराया अन्य फ्लाइट्स की तरह ही था। यही कारण है कि अच्छी सर्विसेज देने के चक्कर में माल्या की किंगफिशर कंपनी कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकी। इसमें भी माल्या ने एक और गलत डिसीजन लिया, वो ये कि 28 सितंबर 2011 के दिन माल्या ने किंगफिशर रेड के ऑपरेशंस को बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लो कॉस्ट सर्विसेज में मजा नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ स्पाइस जेट और इंडिगो जैसी कंपनियां लो बजट मार्केट में अपनी जगह बनाती जा रही थी। ये दोनों कंपनियां साल 2005 और 6 में शुरू हुई थी, यानी किंगफिशर के बाद शुरू हुई थी। मार्केट में बने रहने के लिए किंगफिशर के द्वारा अन्य कंपनियों की तरह ही कॉम्पिटिटिव रेट पर ही टिकट दी जा रही थी, लेकिन किंगफिशर कंपनी कॉस्ट कंट्रोल करने में असफल रही और यही किंगफिशर और माल्या के पूरे एम्पायर के डूबने का कारण बनता है। हालांकि माल्या के फेलियर में और भी बड़े कारक थे, जैसे कि सबसे बड़ा कारण था साल 2008 में आई ग्लोबल आर्थिक मंदी। 2008 में पूरी दुनिया में मंदी आई, पूरी दुनिया में मार्केट स्लो पड़ जाती हैं। एक तरफ पैसेंजर ग्रोथ रेट गिरने लगता है, लोगों की परचेजिंग पावर गिर जाती है, तो दूसरी तरफ ग्लोबल फ्यूल प्राइस बढ़ जाते हैं। एविएशन टरबाइन फ्यूल के रेट अचानक 23% तक बढ़ जाते हैं। टिकटों के दाम भी 25 से 30% बढ़ जाते हैं। इससे हवाई यात्रियों की संख्या में अचानक भारी गिरावट आने लगती है। जहां अन्य एयरलाइंस कंपनियां जैसे तैसे सांस ले रही थीं, वहां हाई कॉस्ट और लो रेवेन्यू वाली
किंगफिशर एयरलाइंस सबसे पहले औंधे मुंह आके गिरती है। इस वक्त भी किंगफिशर के रेट बाकी फ्लाइट्स के मुकाबले कम थे। जैसे 2006 में जेट की टिकट 5,295 रुपए थी तो किंगफिशर की उसके मुकाबले मात्र 3,410 रुपए थी। वहीं ग्लोबल मंदी के वक्त यानी 2008 और 9 में जहां जेट की टिकट के रेट अगर 6,190 रुपए थे तो किंगफिशर के रेट मात्र 4,942 रुपए थे। इस तरह किंगफिशर की ऑपरेशनल कॉस्ट्स और ऑपरेशनल रेवेन्यू के बीच का गैप बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैसे साल 2007 और 8 में किंगफिशर का खर्चा 3,510 करोड़ रुपए था, लेकिन इसके बदले कंपनी कितना कमा पाई? मात्र 2,890 करोड़ रुपए कमा सकी। इसी तरह फाइनेंशियल ईयर में किंगफिशर रेड ने 2,810 करोड़ रुपए खर्च किए मगर 1,550 करोड़ रुपए ही निकाल सकी। एक हजार करोड़ रुपए का घाटा, वो भी हर साल किंगफिशर का भट्टा बैठना तय था। ऊपर से ये सिर्फ ऑपरेशनल लॉस था, जबकि एयरलाइंस को इसके अलावा भी बहुत बड़ा लॉस हो रहा था। वो ऐसे कि किंगफिशर एयरलाइंस में लगाया हुआ पैसा माल्या का खुद का पैसा नहीं था, बल्कि सरकारी और प्राइवेट बैंकों से लिया हुआ कर्ज था। एक तरफ कंपनी हजार करोड़ रुपए के नुकसान को चला रही थी तो दूसरी तरफ बैंक के हजारों करोड़ रुपए के लोन पर सैकड़ों करोड़ रुपए की ब्याज बनती जा रही थी। इस तरह किंगफिशर एयरलाइंस का लॉस और भी अधिक बढ़ता चला जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ माल्या एकदम चिल। 28 अप्रैल 2010 के दिन विजय माल्या ट्विटर पर ट्वीट मारते हैं कि ऊ लाला लरी ऊ लालाओ। किसी ने मुझे पूछा कि मेरे पास एक शराब कंपनी और एक एयरलाइन क्यों है? मैंने कहा कि दोनों ही हमें उड़ान भराते हैं, चीयर्स। लेकिन विजय माल्या की ये अनदेखी उन्हें भारी पड़ जाती है। किंगफिशर कंपनी की हालत ये हो जाती है कि लीज रेंटल पे करने के लिए भी किंगफिशर कंपनी फेल हो जाती है। किंगफिशर को लीज पर लिए हुए अपने 2/3 हवाई जहाज वापस करने पड़ जाते हैं। किंगफिशर के पास फ्यूल भरवाने के लिए भी पैसे नहीं बचते। जिन सरकारी ऑयल कंपनियों से किंगफिशर फ्यूल भरवा रही थी उनके 1,000 करोड़ रुपए का उधार भी किंगफिशर पर चढ़ गया। किंगफिशर के पायलट और क्रू मेंबर्स को सैलरी देना बंद हो जाता है। बहुत से कर्मचारियों को अब बिना वेतन घर पर बैठना पड़ जाता है। भारत में एयरपोर्ट्स का काम देखने वाले डीजीसीए ने किंगफिशर एयरलाइंस की स्पेशल ऑडिट का आदेश दे दिया कि कहीं किंगफिशर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से कस्टमर सेफ्टी कंप्रोमाइज ना हो जाए। साल 2005 से 2012 के बीच तक जब तक किंगफिशर चली वह कभी भी ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं कमा सकी, सिवाय मार्च 2010 की एंडिंग वाले साल के। किंगफिशर के शेयर होल्डर्स को हमेशा नेगेटिव कमाई हुई लॉस उठाना पड़ा। अंततः 1 अक्टूबर 2012 के दिन विजय माल्या को किंगफिशर की डोमेस्टिक फ्लाइट्स को पूरी तरह से बंद करना पड़ जाता है। वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स को अप्रैल 2010 में ही बंद कर दिया गया था। क्या आप कभी उड़ान भर पाएगी किंगफिशर एयरलाइंस? कभी देश के आसमान पर राज करने वाली किंगफिशर एयरलाइंस अब जमीन पर आ चुकी है। जून 2007 और मार्च 2013 के बीच ही किंगफिशर का ऑपरेशनल लॉस ही करीब 6,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका था, जबकि नेट लॉस करीब 14,000 करोड़ रुपए पहुंच चुका था। इस तरह जिस किंगफिशर को किंग ऑफ द गुड टाइम्स विजय माल्या ने बेबी चाइल्ड की तरह पाला, वह माल्या की लापरवाही के चलते समय से पहले ही मारा गया। किंगफिशर के फेलियर के लिए माल्या ने हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल, हाई कॉस्ट ऑफ फंड्स, फेलिंग इंडियन रुपीज और हाई टैक्सेज को माना। माल्या को अब भी लग रहा था कि वह और अधिक पैसा लगाकर किंगफिशर एयरलाइंस को जिंदा कर लेंगे, लेकिन माल्या की गड़बड़ी के चलते किंगफिशर द्वारा लीज पर लिए हुए हवाई जहाज कबाड़े में जाने लगे। लेकिन माल्या के और भी बुरे दिनों की शुरुआत अभी होने वाली थी। माल्या ने बैंकों से जो करीब 7,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था, अब उन बैंकों ने माल्या का पीछा करना शुरू कर दिया। 3 years after lenders first said that they would use all available options to recover their loans to Kingfisher Airlines, State Bank of India has finally stepped up and sought an arrest warrant against Vijay Mallya. माल्या और बैंकों के बीच एक बीच का रास्ता निकालने के लिए बात होने लगती है, लेकिन वह बातचीत कभी भी सफल नहीं हो सकी। आगे जब माल्या की कंपनियों की जांच शुरू हुई तो कहानी कुछ और ही निकलती है। अभी तक माल्या की कहानी एक ऐसे बेचारे बिजनेसमैन की लगती है जिसका बिजनेस फेल हो गया हो और बैंक पीछे लग गई हो, लेकिन कहानी के अंदर जाने पर माल्या के साथ सहानुभूति की जगह नहीं बचती। माल्या सिर्फ लापरवाह, इनसेंसिटिव या फिजूल खर्ची भर नहीं थे, बल्कि माल्या एक फ्रॉड की तरह बैंकों का पैसा कहीं और यूज कर रहे थे। किंगफिशर के फेलियर के लिए जो कारण माल्या गिना रहे थे वे कारण मामूली तौर पर जिम्मेदार थे, लेकिन किंगफिशर के फेलियर और बैंकों के पैसे के डूबने के पीछे असली जिम्मेदार
कोई और नहीं बल्कि माल्या ही थे। लेकिन ये फ्रॉड आगे की जांच में आ सके। वे फ्रॉड क्या थे? माल्या को इन बैंक अधिकारियों ने सैकड़ों करोड़ का लोन क्यों दिया, ये जानते हुए भी कि माल्या की किंगफिशर कंपनी अंदर ही अंदर क्रैश हो चुकी है। माल्या को भारत से भगाने में किसने मदद की? माल्या भारत से भागने में कैसे सफल हुए? बैंकों द्वारा दिए गए किंगफिशर एयरलाइंस के नाम पर दिए गए करोड़ों के लोन को माल्या ने इधर उधर कहां हेराफेरी की? इन तमाम सवालों के जवाबों को टटोलने की कोशिश करेंगे दूसरे एपिसोड में। माल्या के ऊपर बनाई गई सीरीज का ये पहला एपिसोड फिलहाल यहीं खत्म होता है। और आखिरी में निजी अपील, अगर आपको हमारी वीडियो से जरा भी नॉलेज मिलती है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और ये भी कि कमेंट करके बताएं कि आपको विजय माल्या स्टोरी के बारे में क्या क्या पता था और क्या कारण है कि विजय माल्या को अभी तक भारत नहीं लाया जा सका। अंत में बात ओडू की। मेरे कहने पर आप एक बार ओडू प्लेटफॉर्म से गुजरते हुए जरूर जाएं। बहुत काम की चीज है, आपके छोटे बड़े बिजनेस और स्टार्टअप्स को स्मूथली चलाने में ऐसा एक्सपीरियंस देगा जो आपको कहीं नहीं मिला होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मौजूद है, उसे ही क्लिक करके जाएं। बाकी बने रहिए इसी चैनल पर। नमस्कार।